नमस्कार, सिटीजन्स वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। मैं आपका होस्ट एजे सिंह, ऑफिशियल मेरे हैंडल का नाम है। आप लोगों से गुजारिश है, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर करें, क्योंकि ये आपकी आवाज़ है, जनता की आवाज़ है, आवाम की आवाज़ है। और हम आपसे किसी आर्थिक सहायता की उम्मीद नहीं करते हैं, सिर्फ आपसे उम्मीद करते हैं इसको सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बेल बटन बजाएं, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट खबर आपसे मिस ना हो। आज हमारे साथ हमारे मित्र गिरीश जोशी जी, सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है गिरीश जोशी जी आपका। धन्यवाद सर। और जी, और कल रात को ही आपसे बात हो रही थी आरबीआई को लेकर। लैंडमार्क मूव भारत में चली है यूएसडी की डोमिनेंस को खत्म करने के लिए। एक ऑफिशियल सर्कुलर अलाउइंग ब्रिक्स नेशन टू सेटल 100% ऑफ देयर ट्रेड इन रूपी, जिसको डॉलर डोमिनेंस को खत्म करने के लिए बात चल रही थी। एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि दिस मूव कुड एक्सेलरेट द डिक्लाइन ऑफ द डॉलर सुपरमेसी इन द इंटरनेशनल मार्केट। आरबीआई की ये रिपोर्ट जो आपने भेजी थी उसको पब्लिश किया गया है, ऑथेंटिकेट करती है कि बैंक्स को वस्तोरो अकाउंट्स विदाउट प्रायर अप्रूवल खोलने की आजादी है, जिसमें 4 बैंकों का नाम, इसमें एक्सिस बैंक है, आईसीआईसीआई है, एचडीएफसी है और आपका उनका डीसीबी बैंक शायद है, डेवलपमेंट जी, डीसीबी। तो ये सारा मामला क्या है और इससे क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस भारत की इकोनॉमी में आने वाले हैं। ब्रिक्स अब तो तय हो गया कि रशिया और चाइना की मदद से ही भारत अपने आप को आर्थिक तौर से मजबूत कर सकता है, सप्लाई चेन का मैनेजमेंट का हिस्सा बन सकता है या ग्लोबल साउथ में अपना बिजनेस कारोबार कर सकता है। इसीलिए शायद राजनाथ सिंह पहले रशिया गए S-400 और बाकी चीजों के मिलिट्री इक्विपमेंट के लिए, उन्होंने ऑर्डर रीइंफोर्स किए। और उसके बाद आपने देखा जयशंकर साहब भी 21 तारीख को रशिया जा रहे हैं अपने काउंटर पार्ट से मिलने। उधर अजीत डोवाल जो हैं वो चाइना की तरफ मुंह कर रहे हैं। वांग यी का भी जो ट्रिप है, कहा जा रहा है कि वांग यी भी बिफोर द एससीओ समिट एक डिप्लोमेटिक टॉक करने के लिए भारत में दिल्ली में आ चुके हैं। तो बहुत सारे चेंजेस हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं। कहां हाउडी मोदी चल रहा था, कहां मोदी साहब ट्रंप के साथ गलबैयां कर रहे थे, और सडनली अब ब्रिक्स मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। गिरीश जोशी जी। नहीं, आत्मा जी, दिक्कत क्या है? देखिए, इन लोगों की जो सोच है वो एक कुएं के मेंढक की तरह है। उनको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में समझने का भी उनमें ज्ञान नहीं है, वो समझना भी नहीं चाहते हैं। उनका एक ही टारगेट था कि जो पहले की सरकारें कर गई हैं उसको कैसे नेगेटिवेट करना है और कैसे बताना है कि हम लोगों ने उससे बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे काम करे। उनके 2014 के आप प्रोमिसेस देखें तो स्वच्छ भारत होगा, क्लीन भारत होगा, घर में शौचालय होगा, नल से जल होगा, छत होगी। दिस वाज ऑल मिसनोमर। तो वो वोट कैचिंग के अंदर वो ये भूल गए। फिर आप डरते भी तो इतना ही थे जब भी खुलेआम पता। आप सोनम वांगचुक का रेगुलर देखिए, वो बेचारा हमेशा ऐसे ही बता रहा था कि भाई यहाँ पे एनक्रोचमेंट हो रहा है, आपने हमको अलग तो कर दिया लेकिन यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है। तो बॉर्डर एरियाज में अगर आपका इंटेलिजेंस और अंडरग्राउंड वर्किंग नहीं होगा तब तक आप सक्सेसफुल नहीं होते। लेकिन उनको वो चीज बड़ी दूर लग रही थी। नॉर्थ ईस्ट आपका सिटिंग ऑन द फेंस था। नॉर्थ ईस्ट में थोड़ी सी भी गड़बड़, किसी भी पुरानी सरकार ने नॉर्थ ईस्ट को छेड़ने की कोशिश नहीं करी थी। क्यों? कि थोड़ी सी भी गड़बड़ मतलब पड़ोसी देशों को मौका देने का था, वहां भी आप चूक गए। अब इस पे आते हैं तो आपके पास अभी जो इन्होंने करा, ये जो आरबीआई का आप सर्कुलर बता रहे हो, ये होता है वोस्ट्रो अकाउंट। एक होता है नोस्ट्रो अकाउंट, एक होता है वोस्ट्रो अकाउंट। अब वोस्ट्रो अकाउंट का जो हम बात कर रहे हैं वो तो बहुत पहले इसका आइडिया तो मनमोहन सिंह जी ने दिया था जब भी हम लोग ईरान से डील कर रहे थे बार्टर में। वोस्ट्रो अकाउंट वो होता है कि भाई हमने जिस करेंसी में पैसा मंगाया, अगर हम ईरान से धंधा करते हैं या हमको दुबई से धंधा करते हैं, हमको दिराम आते हैं, रियाल्स आते हैं, तो हम उसी दिराम रियाल में हम उसको पजेस कर सकते हैं, हम उसको अपने अकाउंट में रख सकते हैं। जब जरूरत पड़ी तो हम उसको उसी पेमेंट में करेंगे। तो एक ये होगा कि आपका स्विफ्ट का जो दबदबा है अमेरिका का, वो निकल जाएगा और ये आपको टेलीग्राफ ट्रांसफर से पैसा जैसे हम यूपीआई में करते हैं। अब इसमें मजे की बात यह है कि मनमोहन सिंह ने जब इसका आइडिया फ्लोट किया था ब्रिक्स का ब्राजील के साथ मिलके, तभी वहां पे जो इन्होंने ये न्यू डेवलपमेंट बैंक फॉर्म करी थी, जिसका पूरा खाका हमारे कामत साहब ने बनवाया था, जो प्राइवेट बैंक्स के माने जाते हैं गुरु। तो उसमें यह सिस्टम था और उनको पहले से पता था कि आपको अगर डॉलर डोमिनेशन कम करना है तो आपको अपना एक सिस्टम होना चाहिए। जैसे हमारा यूपीआई सक्सेसफुल हुआ तो उसको इन्होंने इस वक्त एडमिट कर लिया, लेकिन हम उसको एनकैश नहीं करना चाहते थे। ऐसे बताना चाहते थे कि भाई ब्रिक्स का तो पूरा मूवमेंट 2014 के बाद शुरू हुआ और हम लोगों ने वर्किंग करा। अब
वस्ट्रो अकाउंट पे आते हैं, इसको ये बोलते हैं स्पेशल रुपी वस्ट्रो अकाउंट। वो आप 4 बैंकों में उन्होंने नॉमिनेट किया। एडी ब्रांच वो होती है जो फॉरेन करेंसी में डील कर पाती है, सब बैंक की सब ब्रांच एडी नहीं होती। तो उन्होंने आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस और डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक, जिसमें 15% स्टेक आगा खान का है, और ही हैज गॉट अ वाइड नेटवर्क। और जितनी भी बैंक्स हैं, डीसीबी बैंक लगभग फॉरेन में उनकी एमालगमेशन के साथ कई बैंक्स में है। अब ये होगा कि हम ईरान से हमने जब एक यूको बैंक को हमने डेजिग्नेट किया था कलकत्ता की ब्रांच को, तो यूको बैंक हम लोगों जितना भी हम लोग ऑयल लेते थे ईरान से, उसका हम पैसा यूको बैंक के वोस्ट्रो अकाउंट में एडमिट करते थे। फिर जब हम उनको गेहूं बेचते थे तो वहां से वो प्लस माइनस होता रहता था। देयर वाज नो नीड ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑफ स्विफ्ट फ्रॉम दैट। तो आपके सैंक्शंस काम नहीं कर पाएंगे उस पर। इसी सिस्टम पे अब आपकी मजबूरी है, आप एससीओ में जा रहे हो महीने की एंड में, एससीओ में आप क्या जाके बताओगे? तो ये इशारा हो गया कि भाई देखो, हमने वोस्ट्रो अकाउंट की परमिशन दे दी 4 बड़ी बैंकों को, वो डील कर लेंगे, तो हम जैसे भी होगा हम अपनी अपनी करेंसी में डील करना शुरू कर देंगे। मतलब अनऑफिशियली आप बोल नहीं रहे हो, लेकिन यू हैव फुली डिसाइडेड टू ज्वाइन ब्रिक्स इन एन एक्टिव। वैसे भी तो आप फाउंडर मेंबर हो, आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है वहां से निकलने का। अब इसमें आप देखिए कि नेशनल डेवलपमेंट बैंक बनने के बाद, जिसमें शंघाई में इसकी हेड ऑफिस है, उसके आप 23 और 24 के बीच में जो एनडीए में डेवलपमेंट के लिए जो पैसे दिए हैं वर्ल्ड वाइड, उसमें मैं आपको कुछ इंसिडेंट दे दूं। इंडिया का मुंबई मेट्रो का $500 मिलियन का लोन है फ्रॉम न्यू डेवलपमेंट बैंक। चाइना ने खुद ने रिन्यूएबल एनर्जी के लिए $700 मिलियन लोन लिए उस बैंक से। ब्राजील को दिया उन्होंने अर्बन डेवलपमेंट के लिए $250 मिलियन। साउथ अफ्रीका को रिन्यूएबल एनर्जी में उन्होंने दिया है $480 मिलियन। रशिया को स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलप करने के लिए भी $400 मिलियन दिया है। बांग्लादेश को 300 और यूएई को सोलार पार्क बनाने के लिए $200 मिलियन। अभी ये आप देखिए कि जो आप आईएमएफ वाला चक्कर बता रहे थे, वो तो न्यू डेवलपमेंट बैंक ने ऑलरेडी शुरू कर दिया है। तो अभी आपके पास कोई चॉइस नहीं। दिस इज अ गुड न्यूज फॉर द इंडियन बिजनेसमैन कि अब उनको वो जो स्विफ्ट में जाना पड़ता था, डॉलर में पैसा रखना पड़ता था, ये सिस्टम प्रिवेलिंग थी। मैं अच्छे से जानता हूं, क्योंकि जब मेरा यूनिट था जोन में, मैं जब ब्रास के वाल्स एक्सपोर्ट करता था, तो हम लोगों को एडी ब्रांच जो थी स्टेट बैंक की, उसमें वी वेर अलाउड टू फॉरेन एक्सचेंज अर्नर्स अकाउंट हमको अलाउ करते थे। तो हम लोग उसमें डॉलर मेंटेन करते थे कि हमको जब भी इंपोर्ट करना है तो हम पेमेंट करेंगे। इससे क्या होता था कि हमको फ्लक्चुएटिंग रेट का नुकसान नहीं होता था। जो डॉलर आए थे वही डॉलर हमने बेच दिए, तो रुपी कन्वर्जन का नुकसान जो कभी कभार हो जाता था, तो वो नहीं हो पाता। इसलिए वो अकाउंट सिस्टम ऑलरेडी प्रिवेलिंग था, लेकिन वो लिमिटेड टू एक्सपोर्टिंग यूनिट्स ही था। अभी आपने जनरलाइज ओपन कर दिया। हर ट्रेडर अपने आप को अपनी बैंक में, ये जो नॉमिनेटेड बैंक्स हैं, उसमें वो अपना एक वोस्ट्रो अकाउंट खोल के रख देगा। दुबई से माल मंगाएगा तो वो दिराम में पेमेंट कर देगा। दिराम अगर यहाँ भेजना है तो वहां से वो पेमेंट, तो आपका मतलब सब करेंसियों का एक अकाउंट खुल गया है। नाउ इट इज इजी टू डू बिजनेस। तो जैसे आपने बोला, सबसे बड़ा खतरा डॉलर के लिए, और वो समझ में भी आ रहा है, और उनके वर्किंग से समझ में आ रहा है कि स्विफ्ट पे लास्ट 6 या 8 महीने में 30% ट्रांजेक्शन डाउन हो चुके हैं। दिस इज अ मैसेज बैड फॉर अमेरिका की डीडॉलराइजेशन की शुरुआत हो चुकी। जी जी, आपने अभी जो डीडॉलराइजेशन की बात की, इसमें सर्कुलर जो है वो ट्रंप साहब के 50% टैरिफ लगाने के बाद आया है, ये बात तो तय है। और दूसरा, डेवलपमेंट को रिटेलिएशन अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ द व्हाइट हाउस क्लियरली मान लेना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, ब्रिक्स के अलावा इंडिया के पास जो सर्कुलर इन्होंने अदर कंट्रीज को भी दिया है, सिर्फ ब्रिक्स कंट्रीज को नहीं दिया है, ब्रिक्स के अलावा जो और कंट्रीज हैं उनमें भी गया है, कहा जा रहा है गारंटिंग देम डायरेक्ट पेमेंट इन द रूपी एंड नॉट इन द यूएसडी। मतलब ये ग्रांट कर रही है, रिक्वेस्ट उन्होंने ग्रांट कर दी अफ्रीकन कंट्रीज के लिए भी, क्योंकि अब आपको वैश्विक बाजारों में नए बाजार ढूंढने पड़ेंगे। क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर्स विल बेनिफिट इंडिया एंड मेक द यूएसडी फेस अ डेफिसिट इन द इंटरनेशनल मार्केट। सो जिस तरीके से मनमोहन सिंह साहब ने फूड फॉर ऑयल प्रोग्राम चालू किया, अब चूंकि रशियन तेल लेने पर भारत पे 25% पेनल्टी का प्रतिबंध लगाने की बात ट्रंप साहब कर रहे हैं, अगर वो साकार हो जाती है 21 दिन बाद, जो कि 27 अगस्त भी अब नजदीक आ गई है, तो भारत के पास अब विकल्प रहेंगे कि वो नाइजर से तेल खरीदे या इराक से ले या किसी भी और कंट्री से ले। तो शायद इसलिए भी उन पेमेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए डॉलर डोमिनेंस को खत्म करना और भी आवश्यक या जरूरी हो जाता है। तो ये शायद इसके पीछे का रीजन है। मैं एक तरफ और आपको लेके जाता हूं, आपके साथ मेरी परसों बात हो रही थी वालचंद हीराचंद ग्रुप की,
और कल मैं एक डिबेट सुन रहा था एक चैनल पर, और वो कह रहे थे देखिए भारत तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी में ही है, असेंबलिंग यूनिट का काम करता है, हमारा रिसर्च डेवलपमेंट जो है वो बहुत कमजोर है, भारत कभी भी शिपिंग में, एरोनॉटिक्स में, गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमेशा पीछे रहा। पर जब मैं इस आदमी की जीवनी पढ़ रहा था, वालचंद हीरा साहब की, इनके कमेमोरेट करने के लिए इनको एक स्टैम्प भी इनकी जारी की गई थी, तो कहा जाता है ही वाज द फर्स्ट ट्रांसपोर्ट मैन ऑफ इंडिया हु पुट नेशन ऑन द फास्ट ट्रैक। और जब मैं इनकी उपलब्धियों के बारे में पढ़ना शुरू किया कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड का स्थापना वालचंद साहब ने की, अ, हिंदुस्तान शिपिंग लिमिटेड जो कि उसके बाद नेशनलाइज हो गई, जवाहरलाल नेहरू साहब ने हिंदुस्तान शिपिंग को, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स को आपका कर दिया, पर एरोनॉटिकल्स और हिंदुस्तान कंपनी का अमेलगमेशन उन्होंने कराया। प्रीमियर पद्मनी गाड़ी ये लेके आए, क्राइसलर डॉज के ट्रक्स की कोलैबोरेशन इन्होंने की। तो एक तरीके से 1922 से 1940-42 तक जिस आदमी ने इतना कुछ अचीव किया, 1942-45 के बाद हमें 80 साल हो गए, 2025, हम अभी तक वी कैन नॉट मेजर अप टू दिस मैन। कौन है ये आदमी और क्या किया इन्होंने? पोरबंदर के छोटे से पोर्ट से इन्होंने कहानी नई कैसे लिखी, आपसे सुनना चाहेंगे कृषि। आत्मजीत जी, सबसे पहले शायद यूट्यूबर्स में हम लोगों ने ही इस बात को छेड़ा था कि भाई ये नई पीढ़ी को ये पता होना चाहिए। जब गांधी जी को फादर ऑफ नेशन कहने लगे लोग, तो गांधी जी वाज द फर्स्ट पर्सन टू टेल के फादर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तो वालचंद हीराचंद है। उसका रीजन ये था, आप देखिए आजादी के बाद जैसे ही डेवलपमेंट की शुरुआत होती है तो व्हाट वी वांटेड, अभी और एक नाम आपको शायद नहीं बोला गया, जर्मन का एक एयरक्राफ्ट एक एविएटर था जो प्लेन डिजाइन करता था, और उसने हिटलर के लिए सबसे पहले ये फाइटर प्लेन्स डिजाइन करे थे। ही वाज क्रूथ टोंक। वो वर्ल्ड वॉर खत्म होते ही वो सब चले गए थे छुपाइन में, तो कहीं से नेहरू जी को किसने बताया कि भाई एक बहुत ही अच्छा आदमी है, वो यहाँ वहां घूम रहा है, उसको लेके आएंगे तो शायद हम लोग एयरफोर्स के लिए प्लेन बनाने की शुरुआत कर सकते हैं। उस टाइम पे हमारे जो रॉ के, जिसको भीष्म पितामह कहा जाता है, रामनाथ काव को ये असाइनमेंट दी गई और उन्होंने उसको अर्मेनिया से ढूंढा, अर्मेनिया से ढूंढ के ले आए और बोला कि अभी इसको डेवलपमेंट करेगा कौन। दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन वालचंद हीराचंद सेड कि आई विल गिव द मनी अलोंग विथ महाराजा ऑफ मैसूर। और इन्होंने उस टाइम पे HAL 1940 में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड कहा जाता, तभी वो हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड का बेंगलोर में उन्होंने करा ये सेटअप। और एस्टोनिश टू नो कि 1965 में पहला एयरक्राफ्ट क्रूड टैंक ने उड़वाया था बनवा के, फाइटर प्लेन। जी, तो ये सब हिस्ट्री जो है ये बच्चों को समझ में आना चाहिए। उसके बाद इन्होंने बोला कि भाई सबसे ज्यादा किनारा हमारे पास है तो शायद शिपिंग में हमारी मोनोपोली होनी चाहिए, और उन्होंने सिंधिया स्टीम नेविगेशन करके 1919 में एक कंपनी फॉर्म करी थी। और 5 अप्रैल 1919 को जब पहली शिप SS लॉयल्टी ने फ्लोट किया, तब से हमारे हिंदुस्तान में 5 अप्रैल को मैरीटाइम डे की तरह मनाया जाता है। दिस इज द ओनली रिस्पेक्ट दैट वी आर पेइंग इन। 1953 में उनकी बनाई हुई शिप्स और उनका जो पोर्ट्स का जो हैंडलिंग की कैपेसिटी, 21% ऑफ द कोस्टल हैंडलिंग वाज डन बाय सिंधिया शिपिंग। उसके बाद ये गॉट नेशनलाइज। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड शिप्स भी बनानी है, तो 1940 में इन्होंने विशाखापट्टनम में 1940 में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड भी फॉर्म करा, और उसमें पहली शिप 1948 में बनी थी, दैट वाज जल उषा में, शायद मैं कंफर्म, लेकिन शायद गांधी जी ने पहली बार लंदन गए तब दैट वाज द शिप जल उषा व्हिच वाज यूज्ड। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाया, हिंदुस्तान शिपयार्ड बनाया, और फिर इन्होंने प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड 1949 में मुंबई में स्थापना करी। वो प्रीमियर पद्मिनी जिसके नाम से हम फिएट जानते थे, दैट वाज एस्टैब्लिश्ड वे बैक इन 1949। तो आप देखिए, अब उसमें इतना ही नहीं था कि वो इसी वक्त वहां पे अटके हुए थे। इन्होंने वालचंद हीराचंद इंडस्ट्रीज लिमिटेड में, जिसमें शुगर फैक्ट्रीज का पायोनियर भी ये वालचंद हीराचंद दोषी थे, और उनके बाद वो डिफेंस और न्यूक्लियर इक्विपमेंट्स में भी जब गवर्नमेंट को जरूरत पड़ी तो ही वाज द पर्सन हु केम फॉरवर्ड। और आज कम लोगों को पता होगा कि चंद्रयान और मंगलयान में जो रॉकेट जो इंजिन्स गए हैं, उसके केसिंग्स आज भी वालचंद हीराचंद ग्रुप की ये डिफेंस इंडस्ट्री में बनता है, WIL में। तो अब उसके बाद इन्होंने कंस्ट्रक्शन बहुत फास्ट करना था, इन्होंने अपनी सारी इंडस्ट्रीज के पास अपनी एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बनाई।
ताकि लड़के वहीं से ट्रेन हो, स्पेसिफिक ट्रेन हो, और दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड इन इंडस्ट्रियल एरियाज। इन्होंने हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी 1926 में ही फॉर्म कर ली थी, और उन्होंने जो कंस्ट्रक्शन करे उसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी जो बढ़ा नहीं थी, उनमें डैम्स में उनका बड़ा रोल रहा। ही डिड दैट। 23% ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वाज डन बाय हिम। 50% न्यूक्लियर पावर के अंदर वो रोड्स और टनल्स जो बनाते हैं वो भी आज वही बनाते हैं, और बिगेस्ट फ्लैग इनटू देयर मेकिंग वाज बांद्रा वर्ली सीलिंग, उस वक्त वालचंद हीराचंद ग्रुप ने बनाया, दैट वाज हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी। और 1926 में इतना उन्होंने दूरअंदेशी उनकी थी कि उन्होंने एक पाइप कंपनी ओरिएंटल इंश्योरेंस 1947 में फॉर्म करा, और रावल गांव चॉकलेट जो हम खाते हैं, जो एक जिंदा उनका सिंबल अभी, दैट इज रावल गांव। तो रावल गांव कन्फेक्शनरी भी इन्होंने बनाई थी, और पाइप्स की फैक्ट्री इसलिए डाली थी कि आपको उस वक्त पाइप्स की बहुत जरूरत होती थी हाईवेज के पास में, तो ही कंस्ट्रक्टेड एवरीथिंग। उन्होंने हिंदुस्तान को जिस जिस चीज की बेसिक जरूरत थी उन्होंने सारे उसमें इन्वेस्टमेंट्स करे, लॉट ऑफ कोऑपरेशन हैपेंड, और आज भी तो दिस इज बहुत चलो बेटर लेट देन नेवर कि उनको वालचंद हीराचंद ग्रुप को रिस्पेक्ट देने की इच्छा हुई है। दैट वाज द रियल रिस्पेक्ट दैट ही शुड हैव बीन पेड। जी देखिए, उसके दो कारण हैं। जब से आपने कंस्ट्रक्शन की बात की, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द टाटा कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ मिलकर उन्होंने 30s में 30,000 वर्कर्स ट्रेन किए, जैसे कि आपने बताया। यस वॉर खत्म होने के बाद ग्वालियर के महाराजा के साथ उनसे टाई अप करना, उस समय का जो बड़ा शिपिंग आदमी था उसको चैलेंज करना, ब्रिटेन जाके उस शिप को ठीक कराना, टाइमलाइन मीट नहीं कर पा रहे थे, लैग टाइम था, पैसा भी खर्चा हुआ। उसके बाद आपने कार्गो भी एक 5-6 शिप्स का सस्ता मिल रहा था, आपने सारा पैसा उसमें लगा दिया और आपको शिपिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। इट वाज ही वाज चार्टरिंग इन अनवाटर, मतलब इन नॉन नोन टेरिटरीज, पर उसके थ्रू सेल करना। उस समय के लोग जिस तरीके का रिस्क उठाते थे, जिस तरीके की नेशन बिल्डिंग की उनमें एक जज्बा था, एक रिस्क टेकिंग कैपेसिटी थी कि भारत के पास ये होना चाहिए, भारत के पास ये होना चाहिए। आज की डेट में हर एक चीज को असेंबली लाइन पे लगा दिया गया। आपको मैं बताऊं, कल मैं कसम का हाईकोर्ट का ऑर्डर देख रहा था, उसमें बहस चल रही थी। अदानी साहब को सेक्शन 6 यानी कि शेड्यूल 6 की जमीन, जो कि ट्राइबल लैंड होती है, 3000 बीघे जमीन महाबल सीमेंट के नाम से उनको आवंटन की जा रही थी हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार के द्वारा, और ये करीब 81 मिलियन स्क्वायर फीट बनता है। सीमेंट फैक्ट्री बनाने के लिए क्या आपको शेड्यूल 6 की जमीन मिल रही है? आप ट्राइबल्स की जमीन उठा के उनको दे रहे हैं। अंडमान में आपको नेवल बेस बनाना था, चलिए ठीक है, अब वहां पे आपको यूएस के साथ मिलकर एयरफोर्स बेस भी बनाना है। आप वहां के जितने ट्राइबल्स हैं उनको भी विस्थापित करना चाहते हैं, और फिर झारखंड के इलेक्शन में आप ये कहते हैं कि ये ट्राइबल्स जो हैं इनको घुसपैठिए आके परेशान कर रहे हैं। और वो घुसपैठिए कौन है? म्यांमार के, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, इस तरीके के नाम लिए जाते हैं। तो ये जो हमारी एक्सटर्नल थ्रेट को जिस तरीके से एग्जैबरेट करके बताया जाता है, जिस तरीके से उसको बड़ा करके बताया जाता है, ये एक प्रोटेक्शनिज्म जो हमारे बेसिक मैन्युफैक्चरिंग को और बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन को इनकरेज करने के लिए होनी चाहिए, वो सिर्फ एक एकाधिकार बनाने के लिए शुरू हो गई कि कुछ लोगों को इतना बड़ा बना दो कि वो बाकी सब जो हैं उसमें उनके नौकर बन के रह जाए। और एक वर्ल्ड इनइक्वालिटी नंबर एक और आया है जिसका मैं जिक्र आपसे करना चाहता हूं। 7 मिलियन इंडियन, यानी कि 70 लाख भारतीय, टोटल नेटवर्थ वेल्थ उनकी जो कंट्री की है वो 130 करोड़ लोगों के से ज्यादा है। मतलब कि 130 करोड़ लोगों को आप एक तरफ खड़ा कर दीजिए और 70 लाख लोगों को एक खड़ा कर दीजिए, और मैं तो कहता हूं 70 लाख लोगों में आप 7 परिवारों को एक तरफ खड़ा कर दीजिए, तो वो भी उन 70 लाख लोगों पे भारी पड़ेंगे। तो ये जो इतनी इनइक्वालिटी हो गई है, हमारी पॉलिसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ पे होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पे होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग पे होनी चाहिए, प्रोडक्शन बेस्ड, लेबर इंटेंसिव बेस्ड काम पे होनी चाहिए, जो चाइना मॉडल है। भारत कहां चूक कर गया पिछले 11 सालों में, और अब आपको क्या लगता है कि कौन सी वो चीजें हैं जो इस एनोमली को, इस गलती को सही कर सकती है? देखिए, एक तो आप इनका आंकड़ा देख लीजिए, 2013 से 2023 तक फॉरेस्ट लैंड का ऑफिशियल रिकॉर्ड है कि इन्होंने 16,630 किलोमीटर के फॉरेस्ट उगाए हैं, लेकिन काटे कितने? यू विल बी एस्टोनिश्ड टू नो इट इज 93,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। ये किनको दी गई जमीन?
मणिपुर का भी जो ओरिजिनल डिस्प्यूट है उसमें कोई बेसिक्स नहीं है, क्योंकि जो कुकीज के पास जो फॉरेस्ट लैंड है उसके नीचे बहुत सारा कॉपर है, बहुत सारा बॉक्साइड है, लाइमस्टोन है, मतलब जो भी मिनरल्स यू मीन एंड इट इज देयर, अब उसको खाली कैसे करवाना है? खाली इसी तरह से होता है कि भाई वहां पे झगड़ा हो गया, मारामारी हो गया, जंगल छोड़ के चले गए। जो ब्रिटिश और इंग्लिश कंपनीज जो अफ्रीका में कर रही थी, कि जैसे ही उनको दिखा तो उन्होंने वहां पे किसी कुछ करप्ट आदमियों को इकट्ठा करा, उनको हथियार दिए, उनको लड़वाए, और फिर उन्होंने उनके ही आदमियों ने गांव के गांव मार डाले। आप अगर पूरा उनका एस्टिमेट करिए तो कम से कम 1 से 1.5 करोड़ आदमी अफ्रीका में इन लोगों ने मार दिए, जस्ट बिकॉज टू गेट द ग्रिप ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। तो क्या हम लोग ब्रिटिश कंपनी की तरह हम लोग बिहेव करने लगेंगे कि हम उन लोगों को गोलियां मार के वहां से निकाल देंगे? नक्सली क्यों पैदा हुए? क्योंकि आपने उनका हक मारना शुरू कर दिया। लेकिन ताज्जुब की बात यह देखिए कि प्रॉफिटेरिंग जो ये बड़े हाउसेस का है, वो अपना प्रॉफिट किसी भी कारण से कम करना नहीं चाहते। आपको सिंपल लैंग्वेज बताऊं तो एक 30 साल पहले ओपन हार्ट सर्जरी होती थी, और अभी आपका विदाउट ऑपरेशन हो रहा है। तो आप सेम सिस्टम इज इनटू डिगिंग आल्सो, माइनिंग में आपको ओपन माइनिंग करने की जरूरत नहीं, इसमें एक इन सिटू रिकवरी, आईएसआर जिसको बोलते हैं, उसको आप रोल कर सकते हो। वर्टिकल पिट भी बन सकता है। तो आपने एक ही होल करना है, नीचे जाके आपके वाइब्रेशन वो रिब्स की तरह वो होगा, वहां से करोगे। दूसरा है कि आप उसमें आप सॉल्वेंट डाल दो, और बाद में पानी उसको सॉल्वेंट के साथ बाहर खींच के उसको रिफाइन करो। लेकिन ये बहुत ही कॉस्टली प्रोसीजर है, तो इनको वो नहीं करना है कि भाई नेचुरल रिसोर्स भी बच जाए और ये भी कमाए। तो हमारा जो गंदा एटीट्यूड है कि भाई करोड़पति को तो जो जो सहूलियत चाहिए वो हम देंगे, चाहे गरीब थोड़े मर जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज द रॉन्ग अप्रोच, और इसी की वजह से ही अनसर्टेनिटी हो रही। आपको फॉरेस्ट से कोई प्रेम नहीं है, लेकिन उसके नीचे जो खनिज पड़ा है उससे आपको प्रेम है। डेवलपमेंट में हिंदुस्तान के कोई भी मना नहीं करेगा, लेकिन देयर शुड बी अ प्रॉपर अप्रोच। आपने उनको रिहेबिलिटेशन करना है, आप उनको अपनी जगह पे, उनको जहां पे कन्वीनियंट है वहां पे उनको आपको बसाना है, उनको उनकी फील्ड देनी है। नर्मदा आंदोलन में भी यही तो हुआ था। नर्मदा आंदोलन में उनकी जो फाइनली कोर्ट ने बोला था कि भाई उनकी जैसी एग्रीकल्चरल लैंड है, उसी क्वालिटी की लैंड की जगह पे आपको जगह देनी पड़ेगी, उनको रहने के लिए घर बना के देना पड़ेगा, उनकी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज आपको देनी पड़ेगी। तो ये सारा रूल अब इनके ऊपर क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि उस वक्त तो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को सारी चीजें मनानी पड़ती हैं। खाल उसमें भी काफी गालमोल हुआ, लेकिन ये प्राइवेट वालों को इतना अपर एंड भी नहीं देना चाहिए। व्हाई डजंट आपकी नेशनलाइज कंपनियां क्यों काम नहीं कर रही हैं, उसको आप देखिए। आपका कोचिन शिपयार्ड देखिए, अभी किसी मैं इंजीनियर से बात कर रहा था, ही वाज वर्किंग अलोंग विद द चाइनीज इंजीनियर्स देयर। उसने बोला वो बाकायदा हंसते थे, बोले हमारे यहाँ तो एक बार काम पे चढ़ गया तो वो जब तक अपना काम पूरा नहीं कर लेता वहां से हिलता नहीं है। बोले यहाँ तो पीपल तो वो 1 महीने में 3 वॉरशिप बना रहा है चाइना, हम लोगों ने 3 साल में 1 शिप बनाया। व्हाट इज द क्वांटम? तो यू ड्रास्टिकली नीड टू चेंज द एटीट्यूड ऑफ द पीपल, और वो कब तक नहीं होगा? जब तक कि आप खुद उनको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में डाल के बच्चों को काम नहीं सिखाओगे। आपके पास ट्रेनिंग है, ये मॉडल आप देखिए, जापान, चाइना, जर्मनी, सारों नहीं है क्या कि जितनी बड़ी इंडस्ट्रीज थी इट वाज कंपलसरी कि वो अपनी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स खोलें, स्टाइपेंड दें और बच्चों को वहां ट्रेन करें। इसमें यह फायदा होता था कि बच्चा बाहर निकलते ही एक ट्रेंड इंजीनियर होता था और वो अपना काम कर पाता था। ये बेसिक मिस्टेक्स जो है हमारे पास, छोटी छोटी आईटीआईज थी, आईआईटीज थी, आईटीआईज थी, सॉरी, इंडियन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उसको आपने बाकायदा प्रॉपर्टी के चक्कर में तो ज्यादातर खत्म कर दी या उनको प्राइवेट कर दिया। अब वो प्राइवेट को उस लैंड में इंटरेस्ट है, आईटीआई बना के उसमें बच्चों को 6-8 महीने साल भर की ट्रेनिंग देके सर्टिफिकेट कोर्सेज कराने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो दिस इज वेयर वी आर और दिस इज वेयर इज द वर्ल्ड। तो वो ड्रास्टिक चेंजेस कौन लाएगा और हम कैसे कर पाएंगे? सिर्फ बोल देने से विश्वगुरु नहीं हो जाएगा। मेक इन इंडिया आपका नहीं हुआ, स्टार्टअप इंडिया नहीं हुआ। द रीजन इज आपकी वर्कफोर्स ही उसके लिए ट्रेंड नहीं थी। जी, आपका ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हसदेव के जंगल काटने की जरूरत नहीं है, अंडमान्स यस, की इकोलॉजी को खराब करने की जरूरत नहीं है, वहाँ की मरीन लाइफ को स्पॉइल करने की जरूरत नहीं है। आपको याद होगा कि महाराष्ट्र में भी, मुंबई के उधर जेएनपीटी पोर्ट के पास, ये वहां भी ड्रेजिंग कर रहे थे और बहुत सारे मछुआरे वहां खड़े हो गए थे कोंकण के कि ये सारी ड्रेजिंग आप जो कर रहे हैं इससे यहाँ की मरीन लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और इन्होंने वहां भी ये सब कोशिश करने की। तो इतनी ड्रेजिंग करके आप पोर्ट्स को आप एडवांस करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको एनवायरनमेंट को, इकोलॉजी को आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। आपको उसका बेनिफिट
एनवायरनमेंट का, इकोलॉजी का और कॉस्ट उसका असेसमेंट किए बगैर इस तरीके के काम नहीं करने चाहिए। और जल्दबाजी के कामों में अदानी साहब कितनी जल्दी में थे कि यूनाइटेड स्टेट्स में भी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन में वो फंस गए। जो ग्रीन एनर्जी आपको उसका अच्छा बेनिफिट मिलना चाहिए, इकोनॉमी और इकोलॉजी दोनों इंप्रूव होनी चाहिए, वो डिस्ट्रॉय होती जा रही हैं। आपने खुद ही बताया कि उसके पॉइंट्स लेने के लिए, ग्रीन पॉइंट्स लेने के लिए उन्होंने हॉलसिम की 2 सीमेंट कंपनी खरीद ली, क्योंकि वो पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज हैं। और आप फिर दूसरी कंपनियों के जितने ग्रीन पॉइंट्स हैं, वो कार्बन पॉइंट्स हैं, वो अपनी कंपनी में डालना चाहते हैं ताकि आपको एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स मिले। तो एक तरीके से ये एकाधिकार आपको एनवायरनमेंट को और डिस्ट्रॉय कर रहा है। ये ग्रीन एनर्जी किस काम की, जब आपके पेड़, जंगल, जमीन, जल ही नहीं बचेगा, तो आप इस ग्रीन एनर्जी का क्या करेंगे? तो आपको एनवायरनमेंट असेसमेंट करना उतना ही जरूरी है जितना बिजनेसेस को बढ़ाना। सिर्फ प्रॉफिट के लिए बिजनेस नहीं होता, आपको अगली जनरेशन के लिए भी ऐसे काम करके जाने हैं कि वो सेल्फ सस्टेनिंग हो। अगर आप सस्टेनेंस ही खत्म कर देंगे, तो फिर आने वाली जनरेशन के लिए बचेगा क्या? वही हाल इस देश का है। नौकरियां हैं नहीं, एजुकेशन नहीं है, कारोबार छोटे खत्म हो गए हैं, बड़ी कंपनियां रह गई हैं। एक तरीके से आप वनरेबल हो गए अमेरिकन, यूरोपियन कंट्रीज के लिए कि जब चाहें वो आपके 2-4 कॉर्पोरेट्स, क्योंकि मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप को अंदाजा हो गया कि 7-8 बिलियनियर्स ही हैं जो देश को चला रहे हैं। पहले देश की आबादी अगर 100 करोड़ थी, तो कहा जाता था कि इसमें 10 करोड़ लोग खड़े हैं चट्टान की तरह देश को मजबूत करने के लिए। पर जब उनको पता लगा कि अब तो सिर्फ 7-8 लोग ही रह गए हैं, तो बड़ा आसान है ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह कंपनी को भारत देश पर टेक ओवर कर लीजिए और अपने टैरिफ लगा दीजिए। शायद यही वजह रही कि हमारे पास कार्ड्स नहीं बचे नेगोशिएट करने के। इस बात पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए गिरीश जोशी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।